नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ दोपहर 12 बजे के समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बिहार चुनाव पर दिल्ली में बढ़ी सरगर्मी। आज तेजस्वी यादव कांग्रेस आलाकमान से करेंगे मुलाकात। शाम को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने घोषित किए उम्मीदवार। गुलाम मोहम्मद मीर, राकेश महाजन और सतपाल शर्मा लड़ेंगे चुनाव। तालिबान का पाकिस्तान की कई चौकियों पर कब्जा। भविष्य में घुसपैठ करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की दी चेतावनी। फिलहाल दोनों पक्ष में तनाव की स्थिति। शर्म अल शेख में कल होने वाले गाजा शांति शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे संयुक्त राष्ट्र प्रमुख। मिस्र और अमेरिका के राष्ट्रपति करेंगे सम्मेलन की अध्यक्षता। और महिला वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से। पिछली हार के बाद जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी टीम इंडिया। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी और एनडीए की, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बीजेपी की ओर से कौन कौन उम्मीदवार होंगे, आज इसकी सूची फाइनल हो जाएगी। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज पार्टी मुख्यालय में बुलाई गई है। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बैठक का मुख्य एजेंडा उम्मीदवारों की अंतिम सूची और एनडीए के भीतर सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय करना है। हालांकि आज की बैठक में बिहार चुनाव के साथ साथ कुछ राज्यों में होने जा रहे उपचुनाव के उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल हो सकते हैं। इससे पहले कल दिन भर पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चलता रहा। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक के बाद रात को बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के घर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी समेत केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की मौजूदगी में चर्चा हुई। कहा जा रहा है कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और राष्ट्र लोक जनशक्ति पार्टी के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत लगभग आखिरी दौर में है। माना यह भी जा रहा है कि एनडीए गठबंधन आज या कल सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा कर सकता है। वहीं दूसरी ओर इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तनातनी चल रही है, जिसे सुलझाने के लिए आज तेजस्वी और लालू दिल्ली पहुंच रहे हैं। वैसे तो उनकी कल लैंड फॉर जॉब केस में कोर्ट में पेशी है, लेकिन बिहार चुनाव को लेकर सियासी पारा गर्म है। दरअसल महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। कल तेजस्वी ने राहुल गांधी से फोन पर बात की थी, लेकिन मसला सुलझ नहीं पाया। कहा जा रहा है कि कांग्रेस सीट बंटवारे को लेकर नाराज है। अब आज तेजस्वी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। इसी दौरान सीट शेयरिंग पर बातचीत भी होगी। संभावना है कि इस बैठक के बाद सीट बंटवारे पर अंतिम सहमति बन जाएगी और जल्द ही सभी घटक दलों के बीच सीटों की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी और कांग्रेस में ही आपस में बात नहीं बन पा रही है। मुकेश सहनी सीट शेयरिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिप्टी सीएम को लेकर घोषणा करने की बात पर अड़े हुए हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये सब चुनाव के बाद में तय होगा। दिलचस्प बात यह भी है कि मुकेश सहनी को माले का साथ मिल गया है और सीपीआई माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि मुकेश सहनी की पार्टी को सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए।
इस बीच कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि गठबंधन में सीटों का बंटवारा लगभग हो चुका है, लेकिन उन्होंने ये भी माना है कि कुछ दिक्कतें अभी भी है। उनका दावा है कि 1 या 2 दिन में सब कुछ सामने आ जाएगा। सीट बंटवारा प्रायः हो चुका है, लेकिन अंतिम समय में जो टीदिंग प्रॉब्लम रहता है वो सब पार्टी में, एनडीए में भी है, इधर भी रहता है, लेकिन 1 से 2 दिन में सब घोषणा हो जाए। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने आगामी चुनाव में एनडीए को बड़ी जीत मिलने और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनने का दावा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि राजद की सीटें बहुत कम होंगी, इसलिए राजद को 2010 से भी बुरी स्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। परिवर्तन होगा, राजद की सीटें कम हो जाएंगी, बेहद कम हो जाएंगी। 2010 से भी बुरी स्थितियों में राजद को जाने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार रखना चाहिए। जनता ने मन बना लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एनडीए एक बड़ी जीत के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। जीत भी मिलकर हम लड़ेंगे, हासिल करेंगे और अगली सरकार एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बननी भी उतनी ही तय है। और अब आपको लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के दिल्ली रवाना होने की कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। दोनों आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं, जहां कांग्रेस नेतृत्व से उनकी मुलाकात होनी है। तो इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर लगातार तनातनी चल रही है और ऐसे में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव बिहार से आज दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। हालांकि कल उनकी कोर्ट में सुनवाई भी है और जो ये पेंच फंस रहा है उसे सुलझाने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की मुलाकात होगी और उसके बाद ये जो गठबंधन की गांठ उलझ रही है वो कहीं ना कहीं खुलती हुई नजर आ सकती है। बिहार के मतदाता चाय की चुस्कियों के साथ अपने अपने विधायकों का मूल्यांकन कर रहे हैं और स्थानीय मुद्दों पर बात भी कर रहे हैं। आरा के बड़हरा विधानसभा में एक छोटी सी चाय की दुकान पर हमारे संवाददाता कुमार आलोक पहुंचे और वहां का चुनावी माहौल समझने की कोशिश की है। बिहार में चुनावी सरगर्मी बहुत तेज है और बिहार में अगर आप राजनीति का नब्ज टटोलना चाहते हैं तो वहाँ की चाय की दुकानों में जाकर देखिए और उनके वहाँ जो बैठे हुए लोग होते हैं किस तरीके से परिचर्चा करते हैं चुनाव को लेकर के। आप यहाँ पर अगर बिहार में लोगों से बात करेंगे, अगर अमेरिका में चुनाव हो रहा होगा तो कौन डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा या हैरिस जीतेगी, यही भी आपको बताएंगे यहाँ बिहार के लोग। तो हम अभी बड़हरा विधानसभा क्षेत्र जो आरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं और काफ़ी देर से बिहारी गुफ्तगू इनसे हुई थी। सर यह बताइए कि यहाँ जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लड़ाई कैसी है? लड़ाई बहुत जोरमजोड़ की है, महागठबंधन और एनडीए की। कैसे मानते कि ये लड़ाई जोरदार? हाँ, लोगों की चर्चा से मानते हैं और लोगों में भावना जो उत्पन्न हो रही है उसके अनुसार से आम आदमी को भी महसूस हो रहा है कि लड़ाई जो है वो कसम कस की होगी। तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि हर घर के हर एक परिवार को नौकरी दी जाएगी, क्या ये संभव है? नहीं सर, संभव तो नहीं है, लेकिन वो लोग प्रयास करेंगे, लेकिन वो उसके अनुसार वोट नहीं मिलेगा उनको। उसके लिए यहाँ टक्कर बहुत है। जीविका दीदी को जो 10,000 रुपये दिए गए हैं तो उससे क्या लगता है कि महिलाओं का वोट एकमुश्त एनडीए को जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है, पैसा उनके हिसाब से तो नहीं जाएगा। यहाँ तो विकास का मुद्दा है और विकास के मुद्दा में सबसे अहम रोल है वो सरकार कर रही है जो भी है, और मुझे लगता है कि किसी की बहुमत नहीं आएगी, मिलीजुली सरकार इस बार बनने का उम्मीद लग रहा है। प्रशांत किशोर कहाँ खड़े हैं इस लड़ाई में? प्रशांत किशोर निम्न स्तर के रास्ते पर खड़े हैं। उनको लोगों में भावना जो जग रही है उनके प्रभाव में नहीं है, लेकिन हवा में है और उस तरह के लोग उनके साथ हैं जो बहुत संपन्न व्यक्ति हैं। प्रशांत किशोर की पहचान जो हाशिए पर लोग खड़े हैं इस बिहार में, उनके बीच उनकी पहचान नहीं है और वो उच्च वर्ग के लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। आप सर किसको मानते हैं कि मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर बने, नीतीश कुमार बने, सम्राट चौधरी बने, तेजस्वी बने? आप न्यूट्रल है, बोलिए कि इनमें से कौन सा मुख्यमंत्री आपके नजर में? हम लोगों के चाहने की बात नहीं है, जनता जिसको चाहेगी
वो मुख्यमंत्री बन सकता है। आपने देखा कि हमारे बढ़ारा की जो जनता है, जो चाय के नुक्कड़ पे लोग चाय पी रहे हैं, इनका कहना है कि बहुत लड़ाई जो विधानसभा के चुनाव की है वो बहुत ही कड़ी टक्कर है और इस कड़ी टक्कर में कौन आगे निकलेगा ये कहना मुश्किल है और ये जनता पर निर्भर है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। ये सब फैसला 14 तारीख को निकलेगा जब परिणाम घोषित होंगे। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ कुमार आलोक, टीडी न्यूज, बढ़ारा। जम्मू कश्मीर के राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। इनमें गुलाम मोहम्मद मीर, राकेश महाजन और सतपाल शर्मा के नाम शामिल हैं। गुलाम मोहम्मद मीर जम्मू कश्मीर के एक प्रमुख राजनीतिक और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हैं। कश्मीर घाटी से आते हैं, लंबे समय से संगठन से जुड़े रहे हैं और क्षेत्रीय मामलों पर उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। वहीं राकेश महाजन जम्मू और कश्मीर में बीजेपी इकाई के उपाध्यक्ष हैं। जम्मू क्षेत्र के जाने माने राजनीतिक चेहरे हैं और पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाते आ रहे हैं। अब बात की जाए सतपाल शर्मा की, तो जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष हैं सतपाल शर्मा। पार्टी के जम्मू कश्मीर प्रमुख के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल है। साल 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान सतपाल शर्मा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष और बाद में जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष मनोनीत किया गया। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कर्नाटक सरकार द्वारा बेंगलुरु के लिए प्रस्तावित सुरंग सड़क परियोजना को आपदा बताया है। साथ ही कहा कि यह परियोजना बेंगलुरु की यातायात समस्याओं का समाधान नहीं करेगी बल्कि नई समस्याएं उत्पन्न कर देगी। The tunnel road project as proposed by the state government is a disaster for Bengaluru. This expensive car only project will not solve Bangalore's traffic problems, but it will cause new problems that will haunt generations of people of Bengaluru. Today, I had called the officials of the GBA to come and explain the 6 acres acquisition that they are doing in Lal Bagh. बुलेटिन में खबरें अभी और भी, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। शिक्षा मंत्रालय का स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग अटल इनोवेशन मिशन यानी कि AIM नीति आयोग और AICTE के सहयोग से कल विकसित भारत बिल्डथॉन का आयोजन कर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक सुपर पोस्ट कर इस संबंध में जानकारी साझा की है। मेरे युवा मित्रों, हमारे देश भर में क्लासरूम्स बदलाव की सबसे बड़ी प्रयोगशालाएं बन रही हैं, जहां आइडियाज इनोवेशन में बदलते हैं और इनोवेशन राष्ट्र निर्माण में। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, युवा शक्ति विकसित भारत की धड़कन है। यह धड़कन 13 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक पूरे देश में गूंजेगी, जब भारत के हर हिस्से से युवा दिमाग इस विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के लिए एकजुट होंगे, जो कि रचनात्मकता, दृढ़ता और आत्मविश्वास का एक राष्ट्रव्यापी उत्सव है। यह बिल्डथॉन सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि एक आंदोलन है, एक बेहतर भारत के लिए सोचने, बनाने और समाधान तैयार करने का एक आह्वान। यह आपको 4 थीम्स पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है, जो हमारी यात्रा को परिभाषित करते हैं। आत्मनिर्भर भारत यानी आत्मनिर्भर प्रणालियों और उपकरणों का निर्माण करना, स्वदेशी देशी ज्ञान और इनोवेशन को बढ़ावा देना, वोकल फॉर लोकल स्थानीय उत्पादों और शिल्पों को बढ़ावा देना, समृद्ध भारत सस्टेनेबल आइडियाज के माध्यम से समृद्धि का निर्माण करना। इसके माध्यम से हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावना को जीवंत करते हैं, विश्वास करके निर्माण करना और करके सीखना। तो मैं देश भर के छात्रों को विचारों और इनोवेशन के इस राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। आपका एक आइडिया एक क्लासरूम को रोशन कर सकता है या एक समुदाय को बदल सकता है। रजिस्टर नाउ एट vbb.mic.gov.in। दुनिया को भारत की युवा शक्ति की ताकत दिखा दें, जो राष्ट्र के लिए इनोवेशन कर रही है और दुनिया को प्रेरित कर रही है। भर लो उड़ान, छू लो आसमान, नए भारत की नई पहचान। जय हिंद, जय भारत।
एक और खबर शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई, जहां शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से स्कूलों में यूपीआई का उपयोग कर फीस संग्रह की प्रक्रिया को आधुनिक बनाने को कहा है। इससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा और अभिभावकों को सुविधा भी मिलेगी। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया है कि डिजिटल भुगतान से स्कूल प्रशासन का आधुनिकीकरण होगा और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को बल मिलेगा। एनसीईआरटी, सीबीएसई, केवीएस और एनवीएस जैसी स्वायत्त संस्थाओं से भी स्कूलों में वित्तीय लेन देन को सुव्यवस्थित करने के लिए यूपीआई अपनाने के लिए कहा गया है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी आज उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल देखने जाएंगे। वो एक सप्ताह की भारत यात्रा पर हैं। इसके बाद वो नई दिल्ली में उद्योग और व्यापार प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में शामिल होंगे। मुत्तकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ भी बैठक कर सकते हैं। इस दौरान आतंकवाद का मुकाबला करने के उपाय, मानवीय सहायता और अफगान छात्रों के लिए वीजा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। अफगानिस्तान ने शनिवार को पाकिस्तानी सीमा चौकियों पर जवाबी हमले किए। तालिबान रक्षा मंत्रालय ने अभियान को सफल घोषित कर आधी रात को ऑपरेशन समाप्त कर दिया। साथ ही भविष्य में घुसपैठ का कड़ा जवाब देने की चेतावनी भी दी है। वहीं पाकिस्तानी अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने बिना उकसावे के हमलों को नाकाम कर दिया है। साथ ही कई अफगान चौकियों को भी नष्ट कर दिया। दरअसल तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों को पनाह देने के आपसी आरोपों के बीच तनाव बढ़ गया, जिसकी वजह से हुई गोलीबारी में कई सैनिक मारे गए। टीटीपी ने उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में अलग अलग हमलों में 23 लोगों के मारे जाने का दावा किया है। वहीं ईरान ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से भारत की यात्रा पर होंगी। वो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक करेंगी, जिसमें परस्पर व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। अनीता आनंद निवेश प्रोत्साहन और रोजगार सृजन के संबंध में मुंबई में उद्यमियों से भी मुलाकात करेंगी। ये यात्रा हाल ही में हुई उच्च स्तरीय बैठकों और राजनयिक नियुक्तियों के बाद भारत कनाडा के तनावपूर्ण संबंधों को फिर से पटरी पर लाने के प्रयासों के बीच हो रही है। इसका उद्देश्य कनाडा की हिंद प्रशांत रणनीति के अंतर्गत संबंधों को सुदृढ़ करना भी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस सोमवार को मिस्र के शहर शर्म अल शेख में होने वाले शांति सम्मेलन में शामिल होंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य गाजा में युद्ध को समाप्त करना, मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता स्थापित करना और क्षेत्र में सुरक्षा का एक नया दौर शुरू करना है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त रूप से करेंगे। वहीं सम्मेलन में 20 से ज्यादा देशों के नेता शामिल होंगे। इससे पहले इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता शुक्रवार को प्रभावी हो गया। इसके बाद मिस्र, कतर, तुर्की और संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में शर्म अल शेख में दोनों पक्षों के बीच 3 दिनों तक गहन वार्ता हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन को निर्देश दिया है कि शटडाउन के दौरान अमेरिकी सैनिकों को 15 अक्टूबर तक वेतन सुनिश्चित करने के लिए सभी उपलब्ध फंड का इस्तेमाल किया जाए। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, हमारे बहादुर सैनिक वो वेतन नहीं खोना चाहिए जो उन्हें अधिकार पूर्वक मिलना है। ट्रंप ने डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उन्होंने अपने कमांडर इन चीफ के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए रक्षा सचिव पेट हेग्सेथ को निर्देश दिया है कि वो सैनिकों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि इसके लिए फंड पहचान लिया गया है, लेकिन फंड के स्रोत का खुलासा नहीं हुआ है। संभावना है कि ये राशि रक्षा विभाग के अनुसंधान और विकास फंड से ली जाएगी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ब्राजील के दौरे पर हैं, जहां वो ब्राजीलिया में होने वाले प्री कॉप 30 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये सम्मेलन कल से शुरू होने जा रहा है। इस दौरान भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा कि वो आज ब्राजीलिया पहुंच चुके हैं, जहां वो कॉप 30 प्रेसिडेंसी द्वारा आयोजित प्री कॉप 30 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। भूपेंद्र यादव ने कहा कि अगले 2 दिनों में ये मंच देशों को कॉप 30 की सफलता के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम सहमति बनाने का अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने आगे कहा कि आगे चलकर सार्थक चर्चाओं और रचनात्मक बातचीत की भी आशा है।
रुक करते उत्तर प्रदेश का, यहाँ के बहराइच में प्रशासन ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नगर पालिका परिषद ने चिकमंडी क्षेत्र में 18 दुकानों पर बुलडोजर चलाया। अधिकारियों के अनुसार इन दुकानों की आड़ में लंबे समय से अवैध गतिविधियां संचालित हो रही थीं। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो। नगर पालिका ने स्पष्ट किया है कि शहर में अवैध कब्जे या गैर कानूनी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसी तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। फिट इंडिया के संदेश को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली में संडेज ऑन साइकिल का आयोजन शानदार अंदाज में हुआ। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने झंडी दिखाकर साइक्लोथॉन को रवाना किया। संडेज ऑन साइकिल में इस बार मौका था विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पैरा खिलाड़ियों की जीत का जश्न मनाने का। साइक्लोथॉन के इस संस्करण में देश भर में डॉक्टर्स और चिकित्सक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने साइकिलिंग करके फिटनेस का संदेश दिया। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि संडेज ऑन साइकिल आज एक अभियान बन चुका है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम वनडे विश्व कप के अहम मुकाबले में आज मौजूदा विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विशाखापट्टनम में मैदान पर उतरेगी। विश्व कप में क्रिकेट प्रेमी एक रोमांचक मुकाबले से रूबरू होने जा रहे हैं। विशाखापट्टनम में खिताब की प्रबल दावेदार और मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के सामने मेजबान भारत की मजबूत चुनौती होगी। एक तरफ जीत के रथ पर सवार ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखने की कोशिश करेगी, तो वहीं भारतीय टीम का इरादा पिछले मैच में मिली हार को पीछे छोड़ते हुए जीत की लय वापस लाने का होगा। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में टीम इंडिया को पिछले मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अंतिम ओवरों में हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि इसके पहले भारतीय टीम ने पहले 2 मुकाबलों में श्रीलंका और पाकिस्तान पर शानदार जीत हासिल की थी। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपने पहले 2 मुकाबलों में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान पर धमाकेदार जीत हासिल की थी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया का एक मैच बारिश के कारण नहीं हो सका था। अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक हुए मुकाबलों की करें तो ऑस्ट्रेलियाई टीम का पलड़ा भारत से भारी नजर आ रहा है। दोनों के बीच अब तक 59 मैच हो चुके हैं। इनमें से ऑस्ट्रेलिया ने 48 और भारत ने 11 मुकाबलों में जीत हासिल की है। भारत को प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना की सलामी जोड़ी से अच्छी शुरुआत की उम्मीद होगी। मंधाना अभी तक बड़ी पारी खेलने में असफल रही हैं। हालांकि विश्व कप से पहले भारत में हुए वनडे सीरीज में स्मृति के बल्ले से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खूब रन निकले थे। स्मृति मंधाना ने इस वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार 2 शतक लगाए थे। अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया को जीत हासिल करनी है तो बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी में भी काफी सुधार करना होगा। गेंदबाजी में क्रांति गौड़ से फिर से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। वहीं दीप्ति को भी ऑलराउंड प्रदर्शन करना होगा। भारत के लिए स्मृति मंधाना ने पिछले 10 मैचों में 58.50 की औसत से 585 रन बनाए हैं, जबकि ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने 10 मैचों में 65.20 की औसत से 326 रन अपने नाम किए हैं। इसी तरह क्रांति ने 10 मैचों में 20 विकेट चटकाए हैं। पिच रिपोर्ट की बात करें तो ये वही सतह है जहां भारत ने दक्षिण अफ्रीका का सामना किया था। पिच सपाट और सूखी रहने की उम्मीद है कि जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा बल्लेबाजी के लिए परिस्थितियां बेहतर होती जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया वैसे तो 7 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है, लेकिन अभी हाल ही में जो ओडीआई सीरीज हुई थी न्यू चंडीगढ़ में, टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्मृति मंधाना ने भी अपनी 2 सेंचुरीज लगाई थी और क्रांति गौड़ भी क्रांति लेकर आई थी अपनी विकेटों की पारी से। अब देखना होगा कि टीम इंडिया किस तरीके से परफॉर्म करती है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। कैमरा पर्सन आशीष के साथ दीपिका, डीडी न्यूज, वाइजाग। आज विश्व आर्थराइटिस डे है। आर्थराइटिस क्या है और आर्थराइटिस का सही इलाज सही समय पर क्यों आवश्यक है, आप जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आर्थराइटिस की समस्या काफी लोगों को प्रभावित करती है। आर्थराइटिस के विषय में जागरूकता और जानकारी बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष 12 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व आर्थराइटिस दिवस।
आर्थराइटिस, जिसे अक्सर सिर्फ जोड़ों का रोग माना जाता है, इसके कई प्रकार हो सकते हैं और इसके लक्षण व गंभीरता रोग के प्रकार पर निर्भर करती है। आज के दिन वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाया जाता है और इस दिन को मनाने के पीछे भाव ये होता है कि लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाए बीमारियों के बारे में और उनसे बचा कैसे जाता है। और बीमारियां क्या? आर्थराइटिस। इस बार की जो इस दिन की थीम है वो है अचीव योर गोल्स। इसका मतलब है कि अगर आपको आर्थराइटिस हो गई तो आपको अपने जो एम्बिशन है, आपके जो गोल्स हैं, उससे कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। दवाई लेते हुए, ठीक रहते हुए आपको उन सपनों तक पहुंचना है, उनको अचीव करना है। आर्थराइटिस से प्रभावित होने पर व्यक्ति में कई तरह के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। जोड़ों में दर्द और सूजन, जोड़ों का लाल व गर्म होना, चलने में परेशानी, सुबह उठने पर जोड़ों में जकड़न महसूस होना, शारीरिक सक्रियता के बाद जकड़न का कम होना, उठने बैठने में समस्या, दैनिक कामकाज करने में समस्या और जोड़ का लचीलापन कम होना, ये सभी आर्थराइटिस रोग के लक्षण हो सकते हैं। अक्सर बीमारी के विषय में लोगों को जानकारी न होने के कारण आर्थराइटिस की पहचान सही समय पर नहीं हो पाती। जल्द पहचान और सही इलाज न मिलने पर रोग की जटिलताएं बढ़ने लगती हैं और आर्थराइटिस रोगी की कार्यक्षमता कम होने लगती है। उसका जीवन प्रभावित होता है और वो शारीरिक गतिविधियां करने में अक्षम और असमर्थ होने लगता है। स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल, पेन किलर का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की सलाह पर ही लें। गठिया के दवाओं के साथ साथ आपको अपने डाइट का भी ध्यान रखना है, खान पान का ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कि मोटापा ना आने पाए और आपको फिजिकल एक्टिविटी अपनी जारी रखनी है। किसी जॉइंट में अगर आर्थराइटिस है तो जब तक सूजन है, दर्द ज़्यादा है, हो सकता है आप उस जॉइंट को रेस्ट दें, लेकिन उसके बाद आपको फिजिकल एक्टिविटी और उस जॉइंट की मूवमेंट जारी रखनी बहुत बहुत ज़रूरी है। और आर्थराइटिस में बेड रेस्ट का कोई भी रोल नहीं है। आर्थराइटिस की जल्द पहचान हो, इसके लिए इसके लक्षणों को लेकर सतर्क रहें और सही इलाज व प्रबंधन कराएं, जिससे आर्थराइटिस रोग की जटिलताओं को कम रखा जा सके और व्यक्ति का जीवन बेहतर रहे। आर्थराइटिस के खतरे को कम करने के लिए आवश्यक है कि एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज।